अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास साप्ताहिक कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। आरबीआई की ओर से औद्योगिक घरानों को बैंक खोलने देने की अनुमति संबंधी प्रस्ताव पर हो रहे हो हल्ले तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक तथा बैंकिंग विशेषज्ञ श्री आकाश जिंदल जी। आकाश जी, आपका प्रभाव साक्षी पर स्वागत है। आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया कि आरबीआई को औद्योगिक घरानों को बैंकिंग लाइसेंस देने संबंधी प्रस्ताव पेश करना पड़ा? धन्यवाद। देखिए, मेरे हिसाब से बैंकिंग क्षेत्र ऐसा है, बैंकिंग इज सच अ फील्ड दैट बैंकिंग नीड्स टू ग्रो। बैंकिंग हमें देश के हर व्यक्ति को देनी है, दूर दराज के लोगों को, रिमोट एरियाज में देनी है, सबको पहुंचानी है। तो कहीं ना कहीं बैंक्स की क्वांटिटी, उनकी ब्रांचेस की नंबर बढ़ाना बहुत जरूरी है। जी मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है, जी सरकार अब बहुत ज्यादा बिजनेस या बैंकिंग में नहीं आ रही है। मेरा जी तो ये मानना है फर्मली, द जी गवर्नमेंट डजंट हैव एनी बिजनेस टू बी इन बिजनेस। जी आज ग्लोबली प्राइवेटाइजेशन का वक्त है, तो जी प्राइवेट सेक्टर ही सब जगह बिजनेस में आगे आ रहा है। तो जी ऐसे में अगर प्राइवेट सेक्टर को बैंकिंग के लाइसेंस दिए जाते हैं जी और इससे लास्ट माइल पर्सन यानी दूर दराज के लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जाता है, जी उनको बैंकिंग की फैसिलिटी दी जाती है जी और उनको वैरायटी दी जाती है, ऑप्शन दी जाती है चूज करने में कि और जी बैंक्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंकिंग का नेटवर्क तो देश में बढ़ना ही चाहिए। देश जी तरक्की कर रहा है, जी ऑलरेडी हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो बैंकिंग जी का नेटवर्क तो बढ़ना ही चाहिए। जी। और खासतौर पे जब ये प्रस्ताव आया सामने तो ये भी कहा गया कि बोर्ड में सहमति नहीं थी, फिर भी प्रस्ताव पेश कर दिया गया। देखिए, मेरे से अगर आप पूछेंगे, जी मेरा तो मानना है कि बैंक्स के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, जी नए बैंक्स को लाइसेंस मिलना चाहिए। जी इंडिया में बैंक्स की जी क्वांटिटी या ब्रांचेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो जी मेरे को जो आपने कॉन्सेप्ट की बात कही है, मेरे को कॉन्सेप्ट में कोई कमी या जी बुराई नहीं लग रही है। जी कंट्री की ग्रोथ के लिए, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए, जी कंट्री में इंक्लूसिव बैंकिंग करने के लिए, लोगों को बैंकिंग के साथ जोड़ने के लिए आई जी थिंक अच्छा एक रिक्वायर्ड स्टेप है। जी। आपने कहा कि ये अच्छा स्टेप है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि आजादी के समय देश में सभी बैंकों पर कारोबारी घरानों का नियंत्रण था, लेकिन देश के आर्थिक विकास परियोजनाओं में मदद के लिए उनमें से कोई भी आगे नहीं आया। बहुत इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा। जी देखिए, हम बैंकों के लिए होना क्या चाहिए, रेगुलेशन होने चाहिए। जी बैंकों के लिए तो रेगुलेशन ऐसे हों कि जी आप कितना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करेंगे, कितना गांव के एरिया में ब्रांचेस खोलेंगे, जी कितना जो है जहां जरूरतमंदों को लोन देंगे। तो वो जी काम रेगुलेटर को मेरे हिसाब से करना चाहिए, नहीं आरबीआई को। जी आरबीआई जब लाइसेंस देता है तो इस तरह के जो है प्रोसीजर, इस तरह का जो है सिस्टम रखे जाए, इस जी तरह के उसके अंदर फॉर्मूलाज रखे जाए कि वो प्रायोरिटी सेक्टर को भी लेंडिंग करें, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी लेंडिंग करें, गांव में जी भी ब्रांचेस खोलें। देखिए, बिजनेस की ग्रोथ तो होनी चाहिए, लेकिन देश को फायदा हो उसके लिए रेगुलेशन ऐसे बनाए जाएं कि जी जो नए बैंक्स आते हैं वो जी हर जगह जहां रिक्वायरमेंट है कंट्री को, उस हिसाब से जो है बैंकिंग करें। हम ये क्यों छोड़ दें कि बैंक्स जो है अपने हिसाब से बैंकिंग करेंगे। रेगुलेशंस तो जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाने हैं, कुछ हद बिल्कुल। तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी उसमें अंदर जो है रेगुलेशन बनाने हैं। तो कहीं ना जी कहीं जो है रेगुलेशंस देश के बेनिफिट में रखे जाएं तो बैंक उसी तरीके से काम करेगा। जी। और आपने रेगुलेशंस की बात की है, तमाम रेगुलेशंस हैं भी, लेकिन जिस तरह से अभी निजी बैंकों का हाल है, कभी भी लोगों के मन में आशंका घर कर जाती है कि हमारा पैसा वापस मिलेगा या नहीं। हाल ही में हमने येस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक आदि उदाहरण देखे। ऐसे में औद्योगिक घरानों को बैंकिंग लाइसेंस देने का प्रस्ताव कितना उचित है और कितना रिस्की भी है? बहुत आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। आई एम जी, हैप्पी दैट आई एम प्लीज्ड दैट यू हैव आस्क्ड दैट क्वेश्चन। इससे मुझे कई चीजें आंसर करने का मौका मिलेगा। जी, जी, देखिए, जी, अभी क्या हुआ है हिंदुस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री में पिछले 10 साल में, जी, एनपीए यानी बैड लोन्स की समस्या बहुत बड़ी उभर के आई है। बिल्कुल। अब उसमें कुछ मेरे स्ट्रक्चरल सवाल रहे हैं, जी, वो ये रहे हैं कि आज होता क्या है, अगर किसी ने एक 40 लाख का उसका जी, मकान है, उसके अगेंस्ट लोन लेना है तो 20 लाख का लोन मिलता है उसे। यानी जी, 40 लाख का मकान उसे गिरवी रखना पड़ता है, तब जाके 20 लाख का लोन मिलता है। बिल्कुल। 10 साल बाद अगर वो पे भी करता रहता है प्रॉपर्ली, लोन शायद 2 लाख का रह जाता है,
मकान की वैल्यू 60 लाख हो जाती है, लेकिन वो तब तक प्लेज्ड रहता है जब तक पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाता। तो जी, जब कोई भी बड़ा लोन दिया जाता है, ये तो हो गई नॉर्मल एक जी, लेमैन को जो लोन मिलता है। जब कोई बड़ा जी, लोन दिया जाता है जी, करोड़ों अरबों का, तो क्यों कर सूटेबल अमाउंट के कोलैटरल प्लेज नहीं किए जाते। जी, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जब भी कोई बड़ा लोन दिया जाए, चाहे कोई गवर्नमेंट का बैंक हो, चाहे कोई प्राइवेट बैंक, वहां जी, पे इस चीज का ध्यान रखा जाए कि एक रिपोर्ट लगाई जाए, कल को अगर डिफॉल्ट होता है तो बैंक जी, को किस तरीके से रिकवरी करेगा, जी, कौन सा एसेट उनके पास है। अगर प्लांट एंड मशीनरी को प्लेज कर रहे हैं तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू तो कम हो सकती है। हाँ, जी, लैंड है तो लैंड की वैल्यू बढ़ती है। जी, अगर गुडविल के बेस पे लोन दिया जाता है तो गुडविल तो कल जब कोई डिफॉल्ट करेगा खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल, अगर हम एक प्रॉपर सिक्योरिटी लेके कोलेटरल लेके लोन लेते हैं तो लोन जी, कैसे डिफॉल्ट करेगा। तो इसलिए मेरी तो यहाँ गवर्नमेंट से और आरबीआई से रिक्वेस्ट है जी, कि चाहे नेशनलाइज बैंक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, उनको जी, लोन अप्रूवल का फॉर्मूला ये दिया जाए कि पहले आप ये एनालाइज करें कि कल को अगर डिफॉल्ट होता है तो आप रिकवरी कैसे करेंगे। तो बिल्कुल, फिर वो इशू जो है सामने नहीं आएगा। और अगर जिन आपने जो बैंक्स की बात कही है अभी, ठीक है ना, मैं जी, किसी स्पेसिफिक बैंक पे नहीं आ रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ। जी, अगर बैंक गड़बड़ाया भी है तो ऑल ओवर सडन ओवरनाइट नहीं गड़बड़ाएगा, तो वो जी, होते होते 3 4 5 साल लगते हैं। तो जी, ऐसे में आरबीआई की तरफ से मॉनिटरिंग और सुपरविजन ऐसी होनी चाहिए कि हर 3 महीने बैंक का ऑडिट हो, जी, प्रोसीजरल ऑडिट भी हो, ताकि जहां भी चीज गड़बड़ हो रही है उस जी, चीज को हम उसी समय रोक सकें, जी, ताकि उसी चीज को जो है आगे ना बढ़ने दिया जाए। अगर कोई 2 बैंकों पे एलिगेशन लगे हैं कि वो जी, सही तरीके से नहीं चले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैंकों की ग्रोथ रोक देंगे। मैं जी, एग्जांपल ये दूंगा, मान लीजिए स्कूल में किसी बच्चे के ऊपर एलिगेशन है कि उसने बहुत गलत काम किए हैं, तो जी, उसका मतलब क्या हम नए स्कूल खोलना बंद कर देंगे? स्कूल तो नए खोलने हैं, लेकिन बिल्कुल, सिस्टम ऐसे बनाएंगे कि कोई बच्चा अगर गलत काम करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी रखनी है, कैसे उसे सुधारना जी, है। जी। नहीं, बिल्कुल ये होना ही चाहिए और दूसरा एक सवाल लोगों के मन में ये भी उठता है, असल में क्या है कि लोगों को ये गणित समझ नहीं आता सरकार का कि एक तरफ सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कम कर रही है, उनका आपस में विलय कर रही है, दूसरी तरफ निजी बैंकों के लाइसेंस बाँटने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो ये गणित क्या है ज़रा लोगों को सरल भाषा में समझाइए कि क्यों सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कम हो रही है, निजी क्षेत्रों के बैंकों की संख्या आगे बढ़ रही है? एक सवाल इसमें ये भी रहेगा कि निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं, उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि क्यों इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है? सरकारी जो बैंक हैं, उनकी सेवाओं का विस्तार क्यों नहीं होता है? आपके तीनों क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। जी, सबसे पहले तो ये जो कुछ पीएसयू बैंक्स का मर्जर किया गया है, उसके पीछे जी, यही रीज़न था जो मैंने आपको बताया कि एनपीएस, जी, उनके बैड लोन्स बहुत ज़्यादा हो गए थे जी, और जो है बैड लोन्स की रिकवरी कम हो रही थी। तो जी, इसलिए उनको मर्ज करके, कुछ बैंकों को मर्ज करके बड़ी एंटिटी बनाने की कोशिश किया गया। उसके पीछे कारण वही था, बैड लोन, जो मैंने जी, अभी आपको बताया। यानी जो कर्जा बैंकों ने दिया था, जी, बड़े-बड़े कर्जे वो डूब गए थे। तो जी, इस वजह से उनको मर्ज किया जा रहा है। अब जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर को की प्लानिंग हो रही है, जी, प्राइवेट सेक्टर को मेरे हिसाब से तो इसलिए लाना चाहिए क्योंकि आज की तारीख में प्राइवेटाइजेशन इज द ऑर्डर ऑफ द डे। जी, अमेरिका जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो रोल मॉडल इकोनॉमी है, जी, वहां सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास है। जी, और प्राइवेटाइजेशन का वक्त है। जी, नेशनलाइज बैंक, कभी नेशनलाइजेशन किया गया था एक जी, वक्त, या कुछ सरकारी बैंक भी थे उससे पहले, लेकिन आजकल तो प्राइवेटाइजेशन का दौर है। अब जी, आपका तीसरा प्रश्न आ जाता है चार्जेस के ऊपर। जी, यहाँ मैं आपके साथ हूँ। जी, चार्जेस जो है उस तरीके के होने चाहिए कि ऑर्डिनरी अकाउंट होल्डर के लिए चार्जेस वो कम रहें। यहाँ बिल्कुल, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई को बैठना चाहिए और उनको तय करना चाहिए कि बैंक्स कितने चार्ज करें। जी, कई जगह जो है ये जी, इश्यूज रहे हैं कि बैंक ने इतना चार्ज कर लिया। अगर जी, सिग्नेचर मिसमैच था, चेक बाउंस हो गया, कोई गलती नहीं थी, बाई बिल्कुल, चांस सिग्नेचर मिसमैच हो गया तो इतने जी, पैसे लग गए। जी, स्टेटमेंट मांग ली तो इतने पैसे जो है लग गए। कोविड के जी, समय में पासबुक में एंट्री नहीं हो रही थी, स्टेटमेंट मांग ली तो इतने पैसे लग गए। तो जी, ऐसे में चार्जेस कितने होने चाहिए, कितना एक बैंक चार्ज कर सके, वो जो है कहीं न कहीं आरबीआई को, रेगुलेटर को देखना चाहिए। दूसरा, जी, कस्टमर के पास चॉइस है। अगर 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जी, डिसाइड कर सकता है अपने लिए कि कहाँ जी, कम चार्जेस है, वहाँ जाए। बट मेरा ये मानना है, बैंकिंग के समय इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी बैंकिंग के साथ लास्ट माइल आदमी को जोड़ने के लिए हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को चार्जेस कम रखने चाहिए। क्योंकि जी, हमारे देश में जो है, हमने आम आदमी को, हमने उस साधारण महिला को, हमारी बहन को, जो एक जी, गाँव में है जिसने पूरा साल मेहनत करके 10,000 बिल्कुल, रुपए इकट्ठे कर लिए,
उसको बैंकिंग से जोड़ना है, ताकि जी, वो हमारी बहन वो भी बैंकिंग का जो है अनुभव ले सके। वो 10,000 रुपए वो बजाय अपने रजाई में रखने के जी, या अपने जो है संदूक में रखने की बजाय शी शुड कीप दैट मनी इन अ बैंक, बिल्कुल, in a bank FD, so that she becomes aware जी, of banking. Plus, she can earn certain interest, and then that जी, money, if she has put into a bank, that money also would go to the economy. It would be lent to somebody. Because अगर बिल्कुल, वो बहन हमारी रजाई में या संदूक में पैसा रखेगी, तो पैसा वहीं जाकर रुक जाएगा। तो कहीं जी। ना कहीं चार्जेस मेरे हिसाब से ओवरऑल कम होने चाहिए। कम होनी चाहिए और अभी जैसे आपने कहा कि 10,000 रुपए बहन ने इकट्ठा करे, अब होता क्या है कि 10,000 रुपए लाके अपने बैंक में रखा, किसी काम से निकालने पड़ गए और 150 रुपया कट गया उसका कि मिनिमम बैलेंस नहीं रखने का, तो वो फिर बैंकिंग व्यवस्था से उसका विश्वास उठ जाता है क्योंकि 150 रुपया भी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो इस तरीके की वाक़ई में आपने अच्छी बातें कही कि इनको देखना होगा। इसके अलावा एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने एक संयुक्त लेख लिखा और उसमें कहा कि कॉरपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की मंजूरी देने की सिफारिश आज के हालात में चौंकाने वाली है। क्या आपको लगता है कि पूर्व के कई बैंकर सरकारी नीतियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं? क्योंकि सरकार कोई भी कदम उठाती है या कदम उठने की कोई एक सुगबुगाहट भी हो, तो पूर्व बैंकर अंग्रेजी अखबारों में लेखों के माध्यम से उन नीतियों की आलोचना करने लगते हैं। तो ये क्या एक कोई ग्रुप काम कर रहा है, एक प्रेशर बनाया जाता है सरकार पर, क्या देखते हैं आप इनको? और उस आलेख में जो चीज़ें लिखी गई थी, उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, हुआ क्या है, इसको मैं प्रश्न को इस प्रकार से आंसर करूंगा। जी, पीछे एनपीएस और बैड लोन्स तो बहुत रहे हैं, जी, ठीक है, क्योंकि एनपीएस और बैड लोन रहे हैं, तो जी, बैंकिंग का एक इशू रहा है और जी, कुछ केसेस में क्रिटिसिज्म भी हुई है कि जी, इतने सारे बैड लोन्स क्यों हुए, क्यों क्यों हुए? कर उनकी रिकवरी नहीं हुई। तो जी, कहीं ना कहीं जो पिछले 10 साल में बैड लोन्स हुए हैं, उसकी वजह से कई जगह से कई आवाजें उठी हैं। जी, अगर एक्स बैंकर्स या एक्स आरबीआई के लोग कुछ कहते हैं, उनकी जी, बात सुननी चाहिए, बिकॉज जी, उनको तजर्बा है इस चीज का। जी, बट साथ ही साथ कंट्री की ग्रोथ रोकने का तो मेरे जी, हिसाब से कोई आइडिया नहीं है। जैसे मैंने जी, आपको बताया, आज जो है कंट्री को, आज हमारी इकोनॉमी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज बिल्कुल। हमारा कंपटीशन किससे है? वी आर कंपीटिंग विद द जर्मनीज, चाइना, जापान, अमेरिका ऑफ द वर्ल्ड। तो जी, कहीं ना कहीं हमें अग्रेसिव ग्रोथ करनी है, तो उसमें जी, कौन आगे आएगा? प्राइवेट जी, सेक्टर। सरकार जी, तो अब उस तरीके से बिजनेस में नहीं आ रही दुनिया में कहीं भी। तो जी, ग्रोथ तो होनी ही चाहिए। हाँ, उस ग्रोथ के जो मॉडल है, उसके लिए जो सिस्टम बनाए जा रहे हैं, उसमें अगर एक्स बैंकर्स या आज आरबीआई ऑफिशियल्स के कुछ व्यूज देते जी, हैं, तो लेनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। जी, क्योंकि एक चीज हमें माननी पड़ेगी। देखिए, बैड लोन्स का तो जो है इशू रहा है, और बिल्कुल। बैड लोन्स ने तकलीफ दी है, खासकर सरकारी बैंकों में बहुत तकलीफ दी है। क्यों? क्योंकि हुआ क्या है, बैड लोन्स रहे, एनपीएज रहे, उसकी वजह से सरकार को रिकैपिटलाइज करना पड़ा बैंकों को। जी, अब रिकैपिटलाइज कैसे किया गया? टैक्सेस से। टैक्सेस कौन देता है? मेरा जो रिक्शे वाला भाई, मेरा जी, जो मजदूर बिल्कुल। भाई है, जी, सारा दिन काम करने के बाद अगर 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी खरीदता है, तो उस पे जी, जीएसटी जाती है। जी, जो बिस्किट का मैन्युफैक्चरर है, उस पे इनकम टैक्स पे करता है। जी, तो वो जो सरकारी बैंकों को रिकैपिटलाइज करने के लिए पैसा इस्तेमाल हुआ है, वो मेरे मजदूर भाई का, मेरे जी, रिक्शे वाले भाई का, उन जी, लोगों का पैसा इस्तेमाल हुआ है। तो जी, ऐसा क्यों कर हो कि हजारों करोड़ बड़े-बड़े बोरोवर लेके हिंदुस्तान से बाहर चले जाएँ, और जी, उसके बाद क्योंकि उनसे रिकवरी नहीं हो पा रही, तो जी, आम आदमी से टैक्स लेके बैंकों को रिकैपिटलाइज किया जाए। जी, प्राइवेट सेक्टर की बैंक बात करते हैं, वहां अगर पैसा जाता है, तो वहां वो शेयर होल्डर का पैसा होता है। जी, तो जो है, इस तरह जो है पैसे का नुकसान हो, तो कहीं ना जी, कहीं एनपीएस के ऊपर चिंता तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। और अभी भी मैं तो आरबीआई और सरकार से कहूंगा कि एनपीएस के ऊपर रिकवरी बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत सिस्टमेटिकली होनी चाहिए। एनपीएस जी। की रिकवरी के ऊपर बहुत बहुत फोकस होना चाहिए। एनपीए रिकवरी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है और थोड़ा-सा अब अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ते हैं। जीडीपी में दूसरी तिमाही में केवल 7.5% की गिरावट आई है, जबकि इससे बड़े संकुचन का अनुमान लगाया जा रहा था। क्या आपको लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब विकास की राह पर चल पड़ी है? अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए, अब हम सब जानते हैं, कोरोना एक ऐसी चीज थी जिसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को झकझोर दिया है। द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी हैज बीन नेगेटिवली इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ जी, कोरोना। जी, हिंदुस्तान भी उससे जो है अछूता नहीं रह सकता था। जी, हमारी पहले क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ जी, -23.9% रही। जी, अभी जो है वो मात्र पॉइंट -7 मात्र
-0.75%, 7.5% है। जी, जी, अब जो है यानी कि माइनस पहले थी उससे जी, कम है। जी, 23.9 माइनस से अब -7.5% है। तो जी, यानी कहीं न कहीं कुछ हद तक वहाँ से जो हम बहुत नीचे थे उससे रिकवर हुए हैं। अब जी, आप बात कर रहे हैं Q2 की, मैं उसके जी, बाद आपको Q3 पे लेके आ रहा हूँ जिसमें अभी हम हैं। जी, Q3 के अंदर जीएसटी नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। जी, Q3 के अंदर कार मैन्युफैक्चरिंग, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग के अच्छे नंबर आए हैं। जी, Q3 के अंदर उसके अलावा रियल एस्टेट सेल्स, रियल एस्टेट जी, इंक्वायरीज, होम लोन इंक्वायरीज के नंबर अच्छे आए हैं। जी, तो Q1 के मुकाबले Q2 अच्छा था और Q3 उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जी, जी, Q3 में मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदर डॉट इन का अनुमान है जी, कि हो सकता है हमारी जीडीपी हल्की-फुल्की पॉजिटिव में आ जाए। पहले पॉजिटिव में पिछली से। वाली सेल्स, अब उसके बाद जो है नॉर्थर्न इंडियन वेडिंग सीजन उसके अंदर भी जो है सेल्स काफ़ी है। हालाँकि वेडिंग पे खर्चा बिल्कुल, नहीं हो रहा, जी, लेकिन लोगों ने अपने बजट का क्या किया है, जो वेडिंग पे खर्चा करना था, उसकी परचेजिंग हो रही है। परचेजिंग हो गाड़ी रही ली है। जा रही है और सामान लिया जा रहा है। बजट जी, तो उतना ही था। तो जी, कहीं न कहीं वो सब इकोनॉमी की फ़ेवर में जी, जाता है। परचेजिंग जी, होती है तो उससे इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आती है। जी, तो जी, ओवरऑल कहीं न कहीं ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हाँ, हैं। अब सरकार को यहाँ पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंद्र डॉट इन का मानना है एक ह्यूज जी, स्टिमुलस पैकेज देना चाहिए क्योंकि रिकवरी दिखने शुरू हो गई है। देखिए जी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी वी आर अ रेजिलिएंट इकोनॉमी। जी, हमें बाउंस बैक करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल, हम बाउंस बैक कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी रिवाइव कर रही है बिकॉज़ यहाँ की सबसे बड़ी पावर है डिमांड और कंजम्पशन। जी, जो हमारी एस्पिरेशनल मिडल क्लास है उनकी डिमांड और कंजम्पशन और जी, वो कहीं न कहीं रिसर्फेस करना शुरू कर चुकी है। आई जी। थिंक मैं आपके साथ सहमत हूँ, हम रिकवरी पाथ पे हैं इस वक़्त। बात पे और आरबीआई गवर्नर ने भी अनुमान जताया कि जो चौथी तिमाही है वो सकारात्मक रह सकती है, जैसा आपने भी कहा, तो आपका भी अनुमान यही प्रतीत हो रहा है। जी, चौथी जी, तिमाही तो मेरा मानना है कि बहुत-बहुत संभावना है कि जो है सकारात्मक रहेगी। मैं तो जी, ये कह रहा हूँ कि थर्ड क्वार्टर जिसमें अभी हम हैं, जी, वो जी, भी जो है मेरे हिसाब से हल्की-फुल्की पॉजिटिव चाहे 0.1 ही हो रहने की उम्मीद है। बिकॉज़ रहने के लिए। पीक वाली सेल्स की बात की जाए, जी, जीएसटी नंबर्स देखे जाएँ, कार जी, मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स देखे जाएँ, अभी जी, नॉर्दर्न इंडियन वेडिंग सीज़न देखा जाए, तो वो जी, सब भी जो है, कहीं न कहीं जो है Q3 को पॉजिटिव की तरफ लेके जाएँगे। जी। बहुत धन्यवाद आकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने वाक़ई में जिस प्रखरता के साथ सभी मुद्दों पर गहनता के साथ प्रकाश डाला है और निश्चित ही ये पाठकों, दर्शकों के लिए काफ़ी लाभदायक चर्चा सिद्ध होगी, ऐसा हम समझते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। धन्यवाद।